हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान दोनों सब्जेक्ट से हम लोग 500 प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक बार फिर से करने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जो ये सब 500 जो क्वेश्चन होंगे, 200 रसायन विज्ञान का और 300 बायोलॉजी का, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 के साथ आरंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों तरल अवस्था से यदि गैसीय अवस्था होता है तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो जो रासायनिक परिवर्तन का जो एक उदाहरण है वो है निष्क्रियकरण। ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रियकरण। आगे है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। आगे है कि यदि अमोनियम गैस तो कपूर कैसा है। ठीक है, तो अमोनियम मान लीजिए कि गैस प्रकार है, तो कपूर कैसा है? तो कपूर जो है वो ठोस है। आगे है कि हवा एक खाली स्थान है, तो हवा किसका खाली स्थान है? तो हवा जो है वो दोनों तत्वों और यौगिकों का दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, आगे है कि सामान्य पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, तो सामान्य पदार्थ के भौतिक अवस्था में क्या शामिल नहीं है? तो समान अवस्था जो पदार्थ है उसके भौतिक अवस्था में कोलाइड शामिल नहीं है। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें गैस सीधे ही ठोस में बदल जाता है। तो जो गैस जब है सीधे ठोस बनेगा उस प्रक्रिया को कहा जाता है डिपोजिशन। आगे है कि खाली स्थान एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक आइस क्यूब पिघलना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, वो फिजिकल चेंज है। आगे है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है अमिश्रणीय कहते हैं। ठीक है, आगे है 10 नंबर क्वेश्चन कि विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। विज्ञान में कौन सा वो नियम है जो मिश्रण के गुणों को पालन नहीं करता है? इसकी जो है विटामिन ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसकी संरचना तय है, ये क्या है? नहीं पालन करता है। आगे है कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो जो लोहे में जंग लगना है दोस्तों वो एक रासायनिक प्रकार का उदाहरण है, हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक खाली स्थान है, तो शक्कर के घोल में जो शक्कर है वो क्या है? तो घुला हुआ पदार्थ है। आगे है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो किसके साथ उसकी तत्व की परमाणु भार यानी कि हाइड्रोजन के साथ तुलना की जाती है। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन की लोहे में जंग खाली स्थान होती है, तो जो लोहे में जंग होती है वह एक क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे है कि इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं, तो कौन से होते हैं? वो होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आगे है एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो दोस्तों एक तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। आगे है विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणुओं पर परस्पर प्रभाव हैं, तो ये जो है न्यूट्रॉनों के प्रभाव हैं। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? तो ये जो है कि 10 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसका बताना है कि परमाणु संख्या क्या होगा, तो उसका परमाणु संख्या होगा 10। चलिए आगे है यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन की न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, तो न्यूक्लियस में जो परमाणु क्रमांक को दर्शाता है वो प्रोटॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे है यहाँ से दूसरा नंबर 20वां नंबर क्वेश्चन कि एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो उसके जो अंतर का जो कारण होता है वो होता है उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या का होना। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव आयन होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन का जो होता है आवेश वो पॉजिटिव होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रल होता है और
इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है। आगे है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को जो है पोजिट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 23वां नंबर क्वेश्चन कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। तो हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक होता है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल प्रोटॉन से बना हुआ होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। आगे है कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो उन्हें जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। आगे है कि 25 एक इलेक्ट्रॉन क्या है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो जो होता है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणुविक कण जो ऋणात्मक होता है उसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन की जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका खाली स्थान बदल जाता है, तो इसका समस्थानिक जो है वो बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे है कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक ऑक्सीजन परमाणु में जो है 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। जैसे कि यहाँ पास एक फार्मूला है कि ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर नाच। तो यहाँ से हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था। तो जे थॉमसन किया था। और यहाँ पास परमाणु का खोज किसने किया था। तो रदरफोर्ड ने किया था। और यहाँ पास बच गया न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। तो चैडविक ने किया था। तो ईंट पर नाच ये एक फार्मूला है। चलिए आगे है दोस्तों यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन की रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो सक्रिय का जो आविष्कार है वो हेनरी बुकेरल ने किया था। आगे है निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। वह नियम जो गैस से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूल का जो नियम है वो फिजिक्स से संबंधित है, उससे गैस से कोई लेना देना नहीं है। आगे है कि पिच ब्लेड किससे संबंधित है। तो दोस्तों पिच ब्लेड जो है वो यूरेनियम से संबंधित है। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन की हेनरी बुकेरल इनमें से किसकी खोज से संबंध है। तो हेनरी बुकेरल जो है रेडियोधर्मिता का खोज किया था। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, यानी कि वनस्पति तेल का हाइड्रोनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, ये गलत है। बाकी ऑक्सीकरण से रिलेटेड जो 3 तथ्य दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। आगे है 34 नंबर क्वेश्चन की रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो जो रेडियम होता है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। आगे है निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। तो वो जो कि पेयजल का शुद्धिकरण के लिए अच्छा है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में से निम्नलिखित में क्या होता है। तो जो है इलेक्ट्रॉन में कमी होता है तब ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया होता है, यानी कि ऑक्सीकरण तब होगा जब H+ आयन की कमी होगी और O+ आयन का वापस बढ़ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन में कमी होती है H+ आयन में। आगे 37 नंबर क्वेश्चन की उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। खाली स्थान नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है और खाली स्थान लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो यहाँ पास कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो यहाँ पास भरा जाएगा कि अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल से नीला कर देता है, ठीक है। और अंत में यहाँ पास एक ऑप्शन बच गया, वहाँ पास लाल भरा जाएगा। आगे है कि खाली स्थान सोना का घोल सकता है, मतलब सोना को जो घोल सकता है वो क्या है। तो सोना को घोलने वाले तत्व को एक्वा रेजिया बोला जाता है, याद रखिएगा एक्वा रेजिया बोला जाता है। आगे है NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों NaCl जो है वो नमक का रासायनिक सूत्र है, सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र है। खाने वाला सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों खाने वाला सामान्य नमक का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। चलिए आगे है 41 नंबर क्वेश्चन की बर्फ को पिघालने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रयोग को किया जाता है। तो यहाँ पास उसको जो है बर्फ को पिघालने के लिए उस पर हम लोग यदि नमक का छिड़काव करेंगे तो बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगेगा। आगे है 42 नंबर क्वेश्चन की यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसको माना जाता है। तो दोस्तों इसको क्या माना जाता है वो बताना है। तो यदि 7 से कम pH मान होता है तो इसे जो है एक एसिड तेजाब माना जाता है।
चलिए आगे है कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो दोस्तों मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे वो मेंडलीफ थे। इसीलिए मेंडलीफ के आवर्त नियम हम लोग बहुत 10th क्लास में पढ़े हुए थे। 44 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठन के रूप में पेट में नहीं दावित होता है। तो यहाँ पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे है सही विकल्प के साथ खाली स्थान को भरना है। क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार हैं। यह खाली स्थान का कथन है। तो ये किसका कथन है वो बताना है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी का नियम का कथन है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने विकास किया था। तो किसका विकास किया था। तो वो जो है दोस्तों आवर्त सारणी विषय वस्तु पर विकास किया था। आगे है कि किसने आधुनिक आवर्त सारणी को स्वरूप दिया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। यहाँ से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है हेनरी मोजले जो है इसका नियम दिया था। 48 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। तो कौन सा यहाँ पास भिन्न है वो बताना है। तो जो इनमें से भिन्न है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोटेशियम जो है दोस्तों वो इनमें से भिन्न है। बाकी जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम जो है ये जो है इनसे अलग हैं। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन की किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो लिथियम का जो है परमाणु क्रमांक 3 होता है। आगे है आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं। तो आवर्त सारणी में जो न्यूनतम प्रतिक्रियाशील जो तत्व होते हैं वो होते हैं उत्कृष्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस उसको बोला जाता है, जो कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में 18 में आते हैं या 8 में उसको बोल सकते हैं। आगे है कि 51 नंबर क्वेश्चन की नील बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो जो यहाँ पास सही नहीं है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि वह तत्व जिनकी अनुसंख्या 57 से 70 होती है उन्हें लेथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है। तो किस परमाणु का व्यास जो है सबसे बड़ा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयोडीन का जो व्यास होता है दोस्तों वो सबसे बड़ा होता है। आगे है कि इनमें से कौन सा गैस अजनबी गैस कहलाता है। तो जो जीनोन है इनमें से अजनबी गैस कहलाता है। आगे है 54 नंबर क्वेश्चन की दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था। तो दोस्तों दमित्री मेंडलीफ ने जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल की खोज की थी। आगे है यहाँ पास 55 नंबर क्वेश्चन की इनमें में से जो अलग है या विषम है उसको चुनना है। तो यहाँ पास जो विषम है वो है हाइड्रोजन। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस है। तो जो नियोन है दोस्तों वो क्या है एक अक्रिय गैस है। आगे है यहाँ पास कि सल्फर ने अपना नाम किस भाषा में लिया है। तो सल्फर ने जो अपना नाम है वो लैटिन भाषा में लिया है। आगे है कि रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर का तापमान उच्चारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसे जो है वल्कनाइजेशन कहा जाता है। आगे खाली स्थान की उपस्थिति के कारण हम वह गंध महसूस होती है जिससे हम एलपीजी सिलेंडर लीक होने से पता चलता है। तो एलपीजी में सामान्यतः एलपीजी का कोई गंध नहीं होता है, लेकिन उसमें गंध भरना जैसे कि मान लीजिए एलपीजी यदि लीक करता हो तो उसे लीक को पकड़ने के लिए उसमें सल्फर के यौगिक को भरा जाता है ताकि उसमें कुछ गंध आ जाए। आगे है यहाँ पास कि प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक का नाम क्या है। तो जो यौगिक का नाम है दोस्तों वो है सल्फर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। आगे है कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, तो फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है यहाँ पास हो जाएगा वो जो है आग पकड़ने से बचता है, इसीलिए उसे पानी में डुबोकर रखा जाता है। और पोटेशियम और सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है क्योंकि एयर से रिएक्शन करके उसमें जो है हीट उत्पन्न हो जाती है या आग धर लेता है। आगे 62 नंबर क्वेश्चन की वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड द्वारा किया गया था। तो तत्व का नाम हो जाएगा फास्फोरस। आगे है वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाता है वो है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका
सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे है कि माचिस की तीलियों में क्या होता है। तो माचिस की तीलियों में जो है फास्फोरस का लेप किया जाता है ताकि उसमें घर्षण के कारण आग ज्वलित हो सके। आगे है 65 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस जो है रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। तो जो इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो यानी कि क्लोरीन जो है वो रंगहीन और गंधहीन नहीं है। बाकी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है रंगहीन और गंधहीन है। यदि ऑक्सीजन में रंग होता तो हमारा वातावरण में पूरा उस रंग भरा हुआ होता। अगर ऑक्सीजन का अगर रंग होता तो खाली स्थान का प्रशीतन या इसको बोल सकते हैं रेफ्रिजरेशन के प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग CFC गैस का प्रयोग जो है रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है। आगे है निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है। तो जो अमोनिया होती है उसमें एक तीखी गंध होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है ठोस आयोडीन का रंग होता है दोस्तों। तो ठोस आयोडीन का जो रंग होता है वो बैगनी भूरे से थोड़ा काला रंग होता है। आगे है निम्नलिखित में से एक विकल्प को चुनना है जो कि हैश गैस है, यानी कि किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। तो दोस्तों N2O नाइट्रस ऑक्साइड को जो है लाफिंग गैस माना जाता है। यदि लाफिंग गैस का छिड़काव हो जाएगा तो आपको अपने आप ही हंसी यानी कि लाफिंग आने लगेगा। आगे है 70 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा अनस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो उस जो उसका नाम हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। आगे है जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जल शोधन में जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि विपरीत परासरण का प्रतिक्रिया किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप के लिए लोकप्रिय है। तो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे जो नाइट्रस ऑक्साइड है यानी कि N2O जो है वो हास्य गैस के लिए प्रस्थापित है। आगे है इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो जो रिवर्स परासरण जो होता है यानी कि विपरीत परासरण जो होता है जल को शुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। आगे है कि आसुत जल में मछली को क्यों जीवित नहीं रह सकती है। तो दोस्तों आसुत जल में जो है मछली जीवित नहीं रह सकती है क्योंकि परासरण मछली के शरीर से तरल पदार्थों को पतला कर देता है, तत्पश्चात वो जीवित नहीं रह पाता है। आगे है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत विघटन कहा जाता है। यानी कि यदि हम लोग पानी में हाई वोल्टेज विद्युत इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रवाहित करेंगे तो वहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा। आगे है 76 नंबर क्वेश्चन की, विलवनीकरण क्या है। तो दोस्तों विलवनीकरण जो है वो है यहाँ पास कि यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है, तब उस प्रक्रिया को जो है विलवनीकरण कहा जाता है। आगे है 77 नंबर क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा रासायनिक जल में घुलनशील नहीं है। तो जो रसायन जल में घुलनशील नहीं है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से हड्डी बना होता है या चौक बना होता है, ये सब जो होते हैं या चूना बना होता है जल में क्या होते हैं घुलनशील नहीं होते हैं यदि वो मजबूत हो जाए तो। आगे है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो कथन सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ये क्या है यहाँ पास पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या है एक यौगिक है। यहाँ पास ये जो है सत्य ऑप्शन है। चलिए आगे है कि 79 नंबर क्वेश्चन की, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला जो क्वार्ट्ज है वो क्या होता है। तो वो जो क्वार्ट्ज होता है वो सोडियम सिलिकेट होता है। आगे है जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जल को शोधन यानी कि शुद्ध करने के लिए एलम का उपयोग किया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है, तो जो है सोडियम कार्बोनेट नहीं है। आगे है कि चौक का रासायनिक नाम क्या है। तो जो चौक का रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। आगे है कि मैग्नीशियम मिल्क का प्रकार किया जाता है। तो मैग्नीशियम मिल्क का जो प्रयोग है वो जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लैक्सिविट के रूप में किया जाता है। आगे है 84 नंबर क्वेश्चन कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है। तो उसका सामान्य नाम है नींबू पानी। आगे है यहाँ पास कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है। तो जो है सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जा सकता है। आगे है वाशिंग सोडा का इस्तेमाल खाली स्थान किया जाता है। तो दोस्तों वाशिंग सोडा का जो इस्तेमाल होता है वो कठोर जल को नरम जल करने के लिए किया जाता है।
आगे है बेकिंग सोडा क्या है, तो दोस्तों जो बेकिंग सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। आगे है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का नाम है। मीठे शीतल पेय खाली स्थान का प्रमुख घटक है, तो जो दोस्तों कार्बोनेट पानी की एक प्रमुख घटन है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक प्रक्रिया सक्रिय घटक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सक्रिय घटक होता है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। आगे है यहाँ पास कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो खाली स्थान का उत्पादन होता है, तो जो दूध खट्टा हो जाता है तब क्या होता है, तो यहाँ पास सेल्सियस एसिड का निर्माण होता है, याद रखिएगा सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होता है। सूखी बर्फ क्या है, तो जो सूखी बर्फ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। खाली स्थान कार्बन का एक रूप नहीं है, तो जो कार्बन का एक रूप नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्राफीन। आगे है कि हीरा निम्नलिखित में से सख्त रूप है, तो जो हीरा है वो कार्बन का सख्त रूप है। आगे है गैफ्रीन क्या है, तो जो गैफ्रीन है दोस्तों वो कार्बन का अपरूप है। आगे यहाँ से देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त होता है, तो जो एथेनॉल है वो गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। C12H22O11 खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो वो जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चीनी के रूप में जाना जाता है। यहाँ से याद रखिएगा कि चीनी के रूप में जाना जाता है। आगे है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कार्बन यहाँ पास कि कार्बन यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद होता है, तो जो कार्बन यौगिकों में हमेशा मौजूद रहता है वो जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पास हो जाएगा कि कार्बन यौगिक में जो है हमेशा कार्बन मौजूद रहता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल दानेदार चीनी खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो जो टेबल दानेदार चीनी जो है वो सुक्रोज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पास है कि C6H6 क्या है, तो जो C6 और H6 है वो बेजिन है, याद रखिएगा C6H6 जो है क्या है एक बेजिन है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में मौजूद नहीं है जबकि पौधा में यह प्राप्त किया जाता है, तो वो है स्टार्च। स्टार्च जो है जानवरों में मौजूद नहीं होता है लेकिन पौधों में मौजूद होता है। आगे है कि एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं, तो जो एमिनो एसिड के जो 4 जो है प्रमुख तत्व हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। आगे है कि निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है, जिसमें एथेनोइक एसिड होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सफ़ेद सिरका में एथेनोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। आगे है 104 क्वेश्चन की गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो जो गर्म हवा के जो गुब्बारों में गैस का प्रयोग किया जाता है उस गैस का नाम है प्रोपेन। आगे है कि यहाँ पास कि विनेगर किससे बना होता है, तो जो विनेगर होता है वो एसिटिक एसिड से बना हुआ होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल होता है, तो जो अंगूर में पाया जाने वाला जो एसिड होता है वो है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड अंगूर में पाया जाता है। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है सिरके का इनमें से कौन सा एक प्रमुख घटक है, तो जो सिरके का एक प्रमुख घटक है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एसिटिक एसिड। आगे है खाली स्थान आग को बुझाता है, तो जो आग को बुझाता है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग को बुझाता है। आगे है दही में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है, तो दही में जो है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आगे है कि असंगत युग्म का पता लगाना है, तो यहाँ पर जो असंगत युग्म दिया गया है वो है मैग्नीशियम व रजत, स्टेनल और स्टील। आगे है 112 नंबर क्वेश्चन की टॉट्रक इसको सोल्डरिंग कहा जाता है के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है, तो जो सोल्डरिंग होता है उसमें जो है सीसा एवं टीन का मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील क्या है, तो दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील होता है वह एक मिश्र धातु का बना हुआ होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से भिन्न को चुनना है, तो जो इनमें से भिन्न है वो है लोहा, ठीक है। आगे है कि गैल्वेनाइजेशन गैल्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुएं पर खाली स्थान से बचाने के लिए जिंक का परत को लेप चढ़ाया जाता है। जो जंग से बचाने के लिए वहाँ पास जिंक का परत का लेप चढ़ाया जाता है। आगे है कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था हैरी बिरियल रली।
आगे है कि यहाँ पास गैल्वेनाइज्ड लोहा होता है, तो जो गैल्वेनाइज्ड लोहा होता है जिंक लेपित होता है। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है, तो उस तत्व का क्या नाम है? तो दोस्तों उस तत्व का जो नाम है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मरकरी। आगे है यहाँ से 119 नंबर क्वेश्चन कि गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर खाली स्थान की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिंक के कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इससे इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को जो है गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। आगे है यहाँ से कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को खाली स्थान के भीतर रखा जाता है। तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। आगे है क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो क्विक सिल्वर होता है वो मरकरी को कहा जाता है क्विक सिल्वर। निम्नलिखित में से भिन्न एवं असंगत को चुनना है। जो ऑप्शन भिन्न है, तो इसमें जो है सोना क्या है? यहाँ पास भिन्न है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट जो नोबल धातु है? तो जो है चांदी जो है एक नोबल धातु है। आगे है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? तो रजत का जो इस्तेमाल यानी कि जिंक का जो इस्तेमाल होता है वो किया जाता है। आगे यहाँ से कि केवल वे धातुएं ही पानी में हाइड्रोजन के को विस्थापित कर सकती है जो धातुएं प्रतिक्रियाशील होती है। तो यहाँ पास वो जो होता है जब वो हाइड्रोजन से ऊपर रहेंगे तब हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएंगे। आगे है कि 1 और 2 रुपये के सिक्के से खाली स्थान से बचते हैं, तो जो होते हैं फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का होते हैं, इसलिए उसमें जंग नहीं लगता है। आगे है कि मैनिएबल के गुण को दर्शाता है। तो जो मैनिएबल का गुण को दर्शाता है वो है धातु। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है? तो सोना को औरम कहा जाता है। सोना का जो एजी का जो लैटिन नाम होता है औरम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है? जब इसे किसी धातु के समान मिश्रण किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? तब उसे पारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से एक विषम है उसको चुनना है। तो जो विषम है वो है ब्रोमोस। आगे है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? तो सल्फर जो है एक क्षारीय नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में काम करता है? तो जंग को रोकथाम करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसे जो है गैल्वेनाइजेशन किया जाता है यानी कि जिंक का परत का लेप किया जाता है। आगे है यहाँ से कि निम्नलिखित में से क्या समानता है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरन और आर्सेनिक, इनमें क्या समानता है? तो ये जो है सभी गैर धातु हैं यानी कि अधातु हैं। आगे है कि एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है। तो दोस्तों जो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है वो होता है बॉक्साइड। बॉक्साइड जो होता है एल्यूमिनियम का सबसे धातु होता है। आगे है कि इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं होता है? तो जो धात्विक खनिज नहीं होता है वो है कोयला। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। आगे है कि मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो जो मीथेन के जलने पर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। आगे है कि बायोगैस का प्रमुख हिस्सा खाली स्थान होता है। तो जो बायोगैस का जो प्रमुख हिस्सा होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीथेन गैस होता है। आगे है मीथेन खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो जो मीथेन होता है वो जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ याद रखिएगा मार्स गैस। आगे है कि रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है खाली स्थान हवा में प्रसार करके। तो जो रसोई गैस एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है वो जो होता है इथाइनल मरकेप्टन, उसमें इथाइनल मरकेप्टन का घन डाला जाता है। इथाइनल मरकेप्टन में सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम हो जाएगा इथाइनल मरकेप्टन। आगे है कि एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है। तो जो संग्रहित की जाती है वो तरल अवस्था में की जाती है। मतलब हम लोग जब गैस को किसी एक सिलेंडर में भरेंगे और उसमें जो है प्रेशराइज यानी कि प्रेशर देंगे तो जो है अपने आप जो है सामान्यतः वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। यहाँ से आगे है 143 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्रवीकृत पेट्रोलियम का प्रयोग खाना बनाने के रूप में किया जाता है यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका इंग्लिश हो जाएगा। आगे है कि नीचे अभिकथन ए और उसका कारण दिया गया है आर। अभिकथन ए है कि घरेलू गैस सिलेंडरों में
हवा वाले रिसाव का पता लग जा सकता है। कारण है कि एलपीजी की गंध तीव्र होती है। इसमें सही विकल्प का चुनना है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों वो है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए सही है, लेकिन जो है आर गलत है। एलपीजी का जो है कोई गंध नहीं होता है। उसमें गंध उत्पन्न के लिए उसमें मरकेप्टन का उपयोग किया जाता है। मरकेप्टन में सल्फर का उसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आगे है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो उस गैस का नाम हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे है कि मार्स गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो जो मार्स गैस होता है उसमें मीथेन को कहा जाता है। आगे है कि बहुप्रयोग प्लास्टिक का पानी में बोतलों की बनी होती है। तो जो पानी की बोतलें जो होती है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पॉलीथीन की बनी हुई होती है। आगे है भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली पहले ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो जो सीएनजी का जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा संकुचित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस। आगे है कि टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कि तारों आदि इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुलक होता है जिसमें कार्बन खाली स्थान बोर्डलिंग शामिल होता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पास फ्लोराइड यानी कि बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 150 नंबर क्वेश्चन की Na चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो जो ना चिपकने वाला बर्तन होता है वो जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि टेफ्लॉन का लेप किया जाता है। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहा जाता है। आगे है कि साबुन में एंटीसेप्टिक गुण किसका निम्नलिखित मिश्रणों में से एक कारण पाया जाता है? तो जो है दोस्तों बिथियोनोल का प्रयोग किया जाता है। आगे है बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो जो बारूद में मुख्य रूप से शामिल होता है वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट। आगे है यहाँ से 154 नंबर क्वेश्चन की कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो जो कांच का महत्वपूर्ण घटक है वो है सिलिका। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? तो जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सत्य नहीं है यानी कि ये जेम्स चैडविक और जे टॉमसन द्वारा प्रस्थापित किए गए थे, ये सही नहीं है। आगे यहाँ से 156 नंबर क्वेश्चन कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों डायनामाइट का जो आविष्कार है वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। आगे है निम्नलिखित में से जो सही है उसका मिलान करना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 158 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन वाइज दिया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 159 नंबर क्वेश्चन की इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा यानी कि कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। 2015 में निम्नलिखित में से किसकी मैटर के नए स्टेट के रूप में खोज किया था? तो जो खोज किया था वो किया था ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉन, उसका नाम हो जाएगा टेलर धातु। आगे है कि ओजोन खाली स्थान में ऑक्सीजन के खाली स्थान परमाणु होते हैं। तो जो ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं वो होते हैं 3 परमाणु होते हैं यानी कि O3 से वो बना होता है। 2 अस्थिर तरल पदार्थ मेथिल एल्कोहल और एसीटोन को अलग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रोमेटोग्राफी। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो जो शुद्ध पानी वो जो है एक खराब विद्युतीय चालक है। आगे है क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो जो है नाइट्रोजन पेंटोस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित का मिलान करना है जो सही है। तो यहाँ पास ऑप्शन वाइज दिया गया है, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे है कि आधुनिक रसायन का जो शुद्ध जनक किसे कहा जाता है? तो इसे जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंटोनी लेवेंसियर को कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे विद्युत अपघटन कहा जाता है। आगे है यहाँ से कि HCFCS का विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे है कि समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जैपर
तकनीक किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये जो है TERI के द्वारा प्रथम बार इस्तेमाल किया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? तो जो है अपघटन प्रतिक्रिया की हमेशा ऊष्माशोषी होती है। यहाँ पास सही मिलान करना है ऑप्शन को। आगे है यहाँ से कि स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता क्या है? तो 1000वें भाग की जो शुद्धता है वो है 925। आगे है, म्यूसिलीज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो उसे जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गोंद के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे है 177 नंबर क्वेश्चन की आलू के चिप्स को तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स लिफाफे में किस गैस को भरा जाता है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। आगे है कि गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो जो गैस की जो लौ का सर्वाधिक गर्म भाग होता है वो नीला, ठीक है, जो नीला रंग में गैस से निकलता है वो सर्वाधिक ज्वलनशील होता है। आगे है कि जब अग्निशामक की नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, खाली स्थान में मिल जाता है। यहाँ पास 2 खाली स्थान दिए गए हैं, उसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट घुल जाता है। आगे यहाँ से 180 नंबर क्वेश्चन की विलायक अणुओं की एक अर्ध प्रगर्म झिल्ली के माध्यम से उस क्षमता वाले क्षेत्र में सहज खाली स्थान जो कि उस दिशा में जो घुलनशील पदार्थ की संघनता को दोनों तरफ से समानता बनाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऑस्मोसिस की प्रक्रिया कहा जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से संसाधन हेतु मुख्यतः UHT प्रक्रमण का प्रयोग किया जाता है। तो जो है दूध में UHT प्रक्रमण का प्रयोग किया जाता है उसके संसाधन के लिए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जल रहित रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही ऑप्शन नहीं है? तो जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित होता है, ये सही नहीं है। आगे है, 4 शब्दों में से एक शब्द एक वर्ग है जिससे अन्य 3 सदस्य संबंधित हैं, वर्ग समूह को पहचान करना है। तो जो है डी यानी कि रत्न जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे यहाँ से कि बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो जो है इसमें 2 टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। आगे यहाँ से कि किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिक के बीच बॉन्ड एवं आयनों का विनिमय होता है? वो जो है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में इसका जो है विनिमय किया जाता है। आगे है कि आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाने वाला होता है, तो वो जो होता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जिलेटिन होता है। अब आगे जो है दोस्तों 300 जो प्रश्न होंगे वो जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके 300 प्रश्नों को जीव विज्ञान के जो प्रीवियस ईयर की में आ चुके हैं उसके क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभानता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है भूरण विज्ञान कहा जाता है। आगे यहाँ पास की निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विभाजन की किस शाखा से अंतर्गत किया जाता है? तो जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधों विरोध करते हैं या संक्रमण के सामना को कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान का कौन सा प्रशाखा यकृत के उपकरण उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पास हो जाएगा बी यानी कि हेप्टोलॉजी संबंधित है। आगे यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सा शाखा है जो कि पुरुषों के विशिष्ट रोगों का स्थितियों से संबंधित है? तो जो है एंड्रोलॉजी उसे कहा जाता है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है, यानी कि जो ब्रह्मांड जो पृथ्वी के बाहर है। आगे है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इस शाखा को वर्गीकरण का विज्ञान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो ये जो है
अर्कनोलॉजी जो है मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। ये खाली स्थान तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, वानर, वन मानुष आदि में व्यवहार का अध्ययन को कहते हैं। तो इस अध्ययन को कहा जाता है कि प्राइमेटोलॉजी। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन की खाली स्थान लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृत का चित्रण को दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार करता है, वो जो है एंथ्रोग्राफी कहा जाता है। आगे है सेरोलॉजी का अध्ययन है। तो जो सेरोलॉजी का अध्ययन है, छिपकली का अध्ययन को सेरोलॉजी का अध्ययन कहा जाता है। प्राचीन काल के जानवर, पौधे एवं अन्य जीव जंतुओं को संरक्षित अवशेष यानी चिन्हों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उस अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। आगे है पक्षियों से अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों से रिलेटेड अध्ययन को जो है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। आगे है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो जो है कैंसर के उपचार से जुड़ा है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में जो है पौधे का अध्ययन किया जाता है। आगे है कि ओनियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये जो है सपने का अध्ययन को ओनियोलॉजी कहा जाता है। आगे है कि कवक विज्ञान क्या है? तो जो कवक विज्ञान होता है वो कुकुरमुत्ता का अध्ययन यानी कि मशरूम का अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है। आगे है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जो टॉक्सिकोलॉजी है वो जहर के अध्ययन है। आगे है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो जो सेरीकल्चर होता है वो रेशम कीट पालन से संबंधित होता है। आगे है यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन की जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो कोशिका है। आगे है कि टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो जो टैक्सोनॉमी है वो जीव विविधता से संबंधित है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो जो है क्लोरोप्लास्ट उसे कहा जाता है। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोराइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो है एंथोसाइनिन के कारण होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसेकेराइड शर्करा नहीं है? तो जो है ऑप्शन नंबर डी यानी माल्टोज जो है वो मोनोसेकेराइड शर्करा नहीं है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल्स विभाजन किया जाता है? तो जो होता है केवल समसूत्रण विभाजन किया जाता है। आगे है कि मानव शरीर के त्वचा का सबसे बाह्य परत को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है एपिडर्मिस कहा जाता है। जीव विज्ञान में डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? तो जो मानव त्वचा की जो औसत मोटाई होती है वो होती है 2 मिलीमीटर। आगे है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का बाहरी हिस्सा है? तो वो जो होता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एपिडर्मिस होता है। आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूहों को कहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जीनोटाइप कहा जाता है। एक मादा युग्मक खाली स्थान जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। तो एक मादा युग्मक में जो है 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आगे है कि विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिकी गुणवत्ता से सुधार लाना है। यह क्रिया आनुवंशिकी के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो यूजीनिक्स को यह क्रिया शामिल है। आगे है यहाँ से कि आनुवंशिकता के नियम किससे प्रस्थापित किए जाते हैं? तो ग्रेगर मेंडल के नियम से प्रस्थापित किए जाते हैं। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी खाली कौन से जीवाश्म की खोज है? तो जो है होमो नलेडी का खोज है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन कारण हुआ है? तो जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि उप परिवर्तन उसे कहा जाता है। आगे है किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो जो है मेसोजोइक ईरा के अवसान जो है डायनासोर फले फूले थे। आगे है निम्नलिखित में से किसे टायरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? तो वो जो है टायरेंटोनोरोसस रेक्स को कहा जाता है। आगे है जीवों द्वारा जीने के लिए और अत्यधिक वंशाणुवृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे प्राकृतिक चयन कहा जाता है। आगे है वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का क्या अर्थ है? तो होमोसेपियंस का अर्थ है कि बुद्धिमान आदमी। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का क्या अर्थ है? तो यहाँ पास इसका जो अर्थ है
वाइज होमोनिड। आगे है विकास का सिद्धांत किससे के द्वारा प्रस्तापित किया गया है? तो विकास का जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन के अनुसार दिया गया है। आगे है कि होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोसेपियनाइड जो थे वो कौन थे? तो थे क्रो-मैग्नन। आगे है 2015 में खाली स्थान जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केद सिस्टम केरल के द्वारा किया गया है। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के जो दिनालेडी चैबर में की गई थी उसे जो है होमो नलेडी कहा जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो जो है एंथ्रोपीथेक्स जो है एक नहीं है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? तो जो मोलस्का परिवार से संबंधित है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घोंघा। आगे है यहाँ से 48 नंबर क्वेश्चन की हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव हैं? तो जो है स्तनधारी जाति के जीव हैं। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो जो है यहाँ पास सहस्त्रीपाद का अधिकतम पैर होते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो जो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? तो जो है डॉल्फिन जो है पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी जीव होता है। आगे है कि मनुष्य मेमेलिना स्तनधारी वर्ग में संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? तो वह जो है छिपकली नहीं है। आगे यहाँ से कि इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? तो जो समुद्री घोड़ा जो है बाकी मगरमच्छ, कछुआ और मेढक से भिन्न है। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पास हो जाएगा झिंगुर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है? तो जो है कीवी जो है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। आगे यहाँ से 56 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो वो जानवर है चीता। आगे है कि सबसे जहरीली मछली कौन सा है? तो वो है पत्थर मछली। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो जैसा कि मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं वैसे ही मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियर्स का उदाहरण है? तो जो कंगारू है एक मार्सुपियर्स का उदाहरण है। तलवार जैसी चोंचे वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो यहाँ पास जो है इनकी चोंच इनके शरीर से भी लंबी होती है, यही विशेषता है। आगे है कि एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? तो उसे जो है ड्रोमडेरी कहा जाता है। आगे है मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखों होती हैं? तो जो मकड़ी में है 2 जोड़ी आँख होती हैं। आगे है कि सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो स्तनपाई है वो हो जाएगा ब्लू व्हेल। आगे है कि सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? तो उसे बार्क कहा जाता है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की उड़ सकता है। आगे है एक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो एक्टोपस का खून का जो रंग होता है वो नीला होता है। लीमर क्या है? तो जो लीमर है एक मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। आगे है डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। एक कर्णसिपी क्या है? तो एक कर्णसिपी जो है एक भक्षणीय समुद्री घोड़ा होता है। आगे है कि विविपारा क्या है? तो विविपारा जो है धमनियों जो कि जिंदा पैदा होती है। आगे है कि निम्नलिखित में से एक विषम चुनना है तो वो है गरुण। आगे है कि पेयजल आपूर्ति में कोर्लीफॉर्म की उपस्थिति को क्या लक्षण है? तो उसका जो लक्षण है वो मानव अपशिष्ट से संदूषित है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं रखता है? तो जो है रैबिट जो है इस समूह से संबंध नहीं रखता है। शरीर के किस भाग में पित्त रस या बाइल रस का उत्पादन होता है? तो शरीर के जो है यहाँ पास यकृत में बाइल रस का स्राव होता है। आगे है कि मेटाबॉलिज्म संबंधित है। तो जो मेटाबॉलिज्म जो संबंधित होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी से संबंधित होता है। 1, 2, 3 तीनों यहाँ पास सही है।
यानी कि शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाएं से सरल अणु से जटिल अणु में संबंधित संश्लेषण का, और उपचयन और अपचयन से, यानी कि तीनों से संबंधित है। आगे है निम्न में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो जो होमोडोंट दांत पाए जाते हैं वो मछली में पाए जाते हैं। आगे यहाँ से 78 नंबर क्वेश्चन की, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो जो यंत्र होता है उसे इंडोस्कोप कहा जाता है। आगे है कि पाचन तंत्र में मौजूद रस खाली स्थान में शामिल होता है, तो जो है HCl में शामिल होता है। आगे है यहाँ से कि डिओडेमन का भाग होता है, तो छोटी आंत जो होता है डिओडेमन का भाग होता है। दांत का एनिमल किससे बना होता है? तो जो दांत का एनिमल होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। आगे है हमारा दंत वल्क इनेमल किससे बना होता है? तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट बना होता है। आगे है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। आगे है पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। आगे है यहाँ से कि मानव शरीर में जो कंठ को क्या कहते हैं? तो जो मानव शरीर में जो कंठ होता है उसे जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वॉइस बॉक्स उसे कहा जाता है। आगे है 86 नंबर क्वेश्चन की, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सृजित हो सकता है? तो जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिगर, फेफड़ा जो है वो अपने आप फिर से विकसित हो सकता है। आगे है एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक खाली स्थान मीटर में लंबा होता है, तो 9 मीटर लंबा होता है। आगे है एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? तो एक मानव जीभ में जो स्वाद कलिकाएं होती है वो 2000 से 8000 मौजूद होती है। आगे है किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो अंतःग्रहण के प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल गलत है, यह एक अजैविक पदार्थ है, ये गलत है। आगे है कि मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? क्योंकि दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए की जाती है। आगे है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति में कहा जाता है, ते जो है कर्माकुचन गति कहा जाता है। मानव रक्त प्लेटलेट्स खाली स्थान छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, तो जो है प्रोथ्रोम्बिन मदद करता है। आगे है कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु मौजूद होती है। आगे है कि सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः खाली स्थान होता है, तो खून बहने और जमने का जो समय होता है वो होता है 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट के बीच। आगे है 96 नंबर क्वेश्चन की, रक्त में सफ़ेद रक्त जो कण है वो होता है, तो जो होता है शरीर में संक्रमण से बचने के लिए वो WBC होता है, वाइट ब्लड सेल होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो जो अशुद्ध रक्त का संचार करता है वो है अल्वेओली। आगे है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आगे है कि आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? तो जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल में मौजूद होता है। आगे है 100 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो रेसस फैक्टर जो है कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो एक वयस्क मानव के शरीर में जो है 5 लीटर खून होता है। आगे है कि ए, बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रणाली का जो आविष्कार है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्ल लैंडस्टीर ने किया था। आगे है कि मानव रक्त के पीएच लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप में बताता है? तो अधिक उपयुक्त रूप में जो बताता है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इकोकार्डियोग्राफ। आगे यहाँ से 105 नंबर क्वेश्चन की,
सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होती है? तो उस पीएच की जो सीमा होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सी। आगे है ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति है। तो ए बी रक्त वाला जो एक व्यक्ति है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, किसी भी वर्ग से रक्त को ले सकता है। आगे है प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठन है वह एक है, तो वह जो है द्रव है। आगे है धमनियाँ रक्त का वह वहन करती है जो कि भारी होती है, वह किससे फुलफिल होती है? तो ऑक्सीजन से फुलफिल होती है। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में खाली स्थान शामिल होता है, तो जो है नाइट्रोजन उसमें शामिल होता है। हमारे फेफड़े में खाली स्थान कोशिकाएं होती है, तो हमारे फेफड़े में 300 मिलियन कोशिका होती है। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। आगे है कि श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को कहते हैं। तो श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रोनोकाइटिस कहा जाता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। आगे है सॉरी दोस्तों, गुर्दे में होता है। आगे है यहाँ से कि मानव में यहाँ पास अमोनियम जो यूरिया में बदल जाता है वो क्या है? तो वो जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पास लीवर यहाँ पास सही हो जाएगा। आगे है कि किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन करना है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्क का वह कार्य है। खाली स्थान मांसल नलिकाओं द्वारा होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है, तो जो होता है उसे मूत्रवाहिनी कहा जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे के पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक समानता यौगिक होता है? तो वो जो होता है दोस्तों वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो जो उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है वह है गर्भाशय। आगे है कि नेफ्रोलॉजी खाली स्थान के साथ जुड़ा है। तो नेफ्रोलॉजी जो है वो गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो खून के शुद्धिकरण से संबंधित है किडनी, गुर्दा। मनुष्य में ताप नियमन को खाली स्थान द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। कौन से रोग उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो गुर्दे की खराबी में डायलिसिस का उपचार किया जाता है। आगे यहाँ से 123 नंबर क्वेश्चन की हमारी आँखों में लेंस का काम करता है, तो हमारी आँखों में आँख की फोकस दूरी को बदलता है। आगे है मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो जो है सेरिब्रम बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। आगे है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो सामान्य आँख का स्पष्ट दूरी के लिए 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों के अनुकूलन की विशेषता को किससे संबंधित है? तो जो है ऑप्शन नंबर बी सामंजस्य से संबंधित है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां का इस्तेमाल किया जाता है? तो नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाता है तो इस स्थिति में कहा जाता है, तो इस स्थिति में निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। आगे है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो जो कथन सत्य है उसको बताना है। यहाँ पास ये जो है सत्य है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। आगे है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो जो मानव मस्तिष्क का वजन होता है वो होता है शरीर के कुल वजन का 2% होता है। मानव जो शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो यहाँ पास हो जाएगा मानव शिशु के शरीर में 270 से यहाँ पास 300 के आसपास हड्डियां होती है। आगे है मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? तो रीढ़ की हड्डी का एक भाग है। आगे है यहाँ से कि खाली स्थान एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो जो है मैक्रो हो जाएगा। मानव शरीर में 2 हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ी रहती है? तो जो 2 हड्डियाँ होती है वो आपस में अस्थिबंध में जुड़ी हुई होती है। आगे है कि एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो यहाँ पास लगभग 300 के आस हड्डियाँ होती है। आगे है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डियाँ कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डियाँ को स्टेपिज कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो जो अक्षीय हड्डी नहीं है वो कंधा की हड्डी नहीं है। आगे है कि छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो उसे रिब्स कहा जाता है। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? तो जो है इंसुलिन स्रावित किया जाता है। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियों कहाँ होती है? तो अनैच्छिक मांसपेशियाँ जो होती है वो दिल में होती है। आगे है ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण खाली स्थान के अति दावा के कारण होता है। तो जो है थायराइड हार्मोन के कारण होता है। निम्नलिखित का सही क्रम को मिलाना है, तो यहाँ पर जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है 143 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? तो जो पाचक एंजाइम नहीं है वो है सुपर ऑक्साइड डिस्ट्रीब्यूटेस। आगे है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा दावित नहीं किया जाता है? तो जो है सोमैटोस्टेनिस उसका नाम हो जाएगा स्टैटिन। आगे है कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो एक जो ग्रंथि नहीं है वो है पित्ताशय। आगे है कि यहाँ पास कि पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में कौन सा एसिड दावित होता है? तो जो एसिड दावित होता है वह कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ऐसा मेलेनिन की उपस्थिति के कारण होती है। आगे है इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेडरिक बेंटिंग्स को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे है यहाँ से कि मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है वह है, तो वो जो है अग्नाशय यानी कि पाचक ग्रंथि होता है। आगे है मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, तो मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। मानव शरीर में अग्नाशय एक भाग है, तो अग्नाशय का जो एक भाग है वह है पाचन तंत्र। आगे है यहाँ से कि मानव शरीर में लैंगरहेंस के आइसलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। आगे है ADH का पूरा नाम क्या है? तो ADH का पूरा नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन। आगे है निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा दावित होता नहीं है? तो जो है थैमोसिन जो है थायराइड ग्रंथि द्वारा नहीं चलाया जाता है। आगे है मानव शरीर में प्रोस्टेटा एक है, तो मानव शरीर में जो प्रोस्टेट है वो है ग्रंथि। आगे है कि मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने पहले दवा को पिलाने जाता है जिसे कोस्ट्रन कहते हैं, कोलोट्रम प्रदान करता है। तो जो है क्या प्रदान उसे करता है? तो उसे जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। आगे है कि गर्भ निरोधक गोलियों में खाली स्थान शामिल होता है, तो उसमें जो है दोस्तों प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है। आगे है कि डिम्ब के साथ शुक्राणु की निषेचन होती है, तो डिम्ब के साथ शुक्राणु की जो निषेचन होती है वो फेलोपियन ट्यूब में होती है, तो याद रखिएगा फेलोपियन ट्यूब इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम दोत है? तो उच्चतम जो वो है अष्टभुज। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में खाली स्थान की कमी है, तो जो है विटामिन डी की कमी होती है। आगे है निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा दोत क्या है? तो जो अच्छा है वो है गाजर। निम्न में से कथन अभिकथन ए दिया गया है, उसका कारण आर दिया गया है। कथन ए है कि बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, कारण है कि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। यहाँ पास है कि विटामिन ए किससे संबंधित है? तो जो विटामिन ए होता है वो जो होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेटिनॉल से संबंधित है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम दोस्त है? तो उच्चतम जो वो है गाजर। आगे है रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है, तो जो रेटिनॉल होता है वो विटामिन ए से संबंधित है। आगे है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो जो है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। खाली स्थान में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, तो जो होता है ऑप्शन नंबर सी में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि कॉड लिवर तेल में सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो विटामिन ए की कमी से रोग होता है वो होता है रतौंधी।
आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो जो होता है विटामिन के जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या विटामिन B12 उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे है यहाँ से निम्न में से कौन सा एक जो है कैल्शियम का समृद्ध दोस्त नहीं है। तो यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गाजर। आगे है यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए। तो उसे जो है अबुर्ध विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए। आगे है डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे कहा जाता है। तो इसे जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। आगे है कि किसका अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, जिस मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों को लगाया जा सकता है। तो यहाँ पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिस थेरेपी। आगे है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उठरांत्र संबंधित संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हैजा। आगे है यहाँ से 176 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर से काटने से फैलता है। तो जो है रेबीज। आगे है सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जाता है। तो उस हर्बल दवा का नाम है ल्यूकोसिन। आगे है यहाँ से कि मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है। तो इलिसा नहीं शामिल होता है। आगे है वायुजनित संक्रमण के लिए कारण नहीं है। तो वो जो है हेपेटाइटिस बी जो है वो कारण नहीं है। आगे है भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस खाली स्थान द्वारा वहन होता है। तो वो जो है मच्छर द्वारा वहन होता है। आगे यहाँ से 181 नंबर क्वेश्चन की सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तो जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि यहाँ पास कार्सिनोमा को किया जाता है। आगे है हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। तो जो है वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है। तो उस रोग का नाम हो जाएगा रिंडर पेस्ट। आगे है इलिसा टेस्ट खाली स्थान के कारण होने वाला क्वाइड्स इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। तो जो है HIV है। आगे है निम्न में से कौन सा एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है। यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मच्छर के काटने से। आगे है कि मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज के लिए की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल प्राइज किया जाता है। तो जो है रोनाल्ड रोस इसका आंसर हो जाएगा। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का क्या कारण बनती है। तो इससे पथरी का निर्माण होता है। आगे है कि यहाँ से 188 नंबर क्वेश्चन की कॉन्टैक्ट लेंस सामान्यतः रूप में किससे बना होता है। तो हाइड्रोजेल से बना होता है। आगे है कि रक्त लपत्ता स्थिति किसकी वजह से होती है। तो वो जो होता है RBC की कमी की वजह से होती है। आगे है कि कुष्ठ रोग को नाम से भी जाना जाता है। तो हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। आगे है रोगों को फैलाने वाली कीड़ों को कहा जाता है। तो उसे जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेक्टर कहा जाता है। पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैला होता है। जो पीला बुखार होता है वो इंसानों के बीच जो होता है वो मादा मच्छर के काटने से फैलता है। आगे है कि हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। तो हीमोफीलिया जो है आनुवांशिकी रोग का एक उदाहरण है। एक जीवाणु संबंधित रोग है। तो उपदंश जो है एक जीवाणु संबंधित रोग है। आगे है एनाफिल मच्छर को कौन से वेक्टर वहन करता है। तो एनाफिलिस मच्छर को जो है वो मलेरिया वेक्टर करता है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोगाणुओं से प्राकृतिक पोषक हैं। तो जो है इबोला बुखार से हैं। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो गंडमाला रोग होता है। खसरा किसकी वजह से होता है। तो वायरस की वजह से होता है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए खालिस्तान की जाती है। तो बायोप्सी की जाती है। आगे है यहाँ से कि
ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो BCG का टीका लगाया जाता है। पश्चिम ब्लास्ट खाली स्थान के लिए नैदानिक परीक्षण होता है, तो वो जो होता है HIV होता है। आगे है सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिगर को प्रभावित करता है। आगे है एक निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति में मधुमेह रोग होता है? तो यहाँ पास हो जाएगा कि ग्लूकोज का जो अधिक मात्रा हो जाएगा तो मधुमेह रोग हो जाएगा, यानी कि शुगर की बीमारी हो जाएगी। आगे है स्लीप एनप्रिया सोते समय खालिस्तान से संबंधित है, तो वो जो है खराटे मारने से संबंधित है। आगे है कि 206 निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो कारण जो है अधिक पानी पीना जो है उसका कारण नहीं है, बाकी इस पास ये जो है कारण है। आगे है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो वो जो है हड्डी से संबंधित है। जल में पाए जाने वाला इनमें से कौन से प्रदूषक से मिनी माता रोग होता है? तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिथाइल मरकरी से वह रोग होता है। आगे है सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो ट्रांसमिशन जो है कैंसर का कारण नहीं है। जब मानव शरीर का तापमान सामान्यतः शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति में कैसा माना जाता है? तो इस स्थिति में हाइपोथर्मिया माना जाता है। आगे है कि न्यूरोलॉजिकल जनमत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जिका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो जो है मच्छरों के काटने से फैलता है। जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो मच्छर से संचालित होता है। निम्नलिखित में से अन्य से एक जो भिन्न है उसको चुनना है, तो यहाँ पास राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है DPT वैक्सीन में P किससे संबंधित होता है? तो पर्टुसिस से संबंधित होता है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेला वायरस के कारण होता है। आगे है कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है, तो कीमोथेरेपी पद्धति से कैंसर का उपचार किया जाता है। आगे है मिलियोडोसिस क्या है? तो मिलियोडोसिस जो है संक्रमण रोग होता है। आगे है OTC दवा क्रेमोसिन एक खालिस्तान दवा है, तो जो है दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दवा है। आगे है कि कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो जो दिल से बीमारी संबंधित नहीं है वो है डिप्थीरिया। आगे है जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्यतः तापमान से लगभग 5.4 फ़ारेनहाइट से 8 फ़ारेनहाइट की कमी होती है, इस स्थिति के रूप में जाना जाता है। इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहा जाता है। हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके जो खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवा के प्रति बढ़ती हुई प्रतिरोधक से लड़ने में मदद करती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टिक्सोबैक्टीन। आगे है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को सबसे अच्छा आम इलाज है, तो जो है एंटीबायोटिक्स इसका आम इलाज है। आगे है आमतौर पर वर्धनता क्या है? तो जो आम तौर पर जो वर्धनता जो होता है वह है ऑप्शन नंबर एक आनुवांशिकी प्रकृति का रोग होता है। आगे है निम्नलिखित में समानता का पता लगाना है जो सामान्य है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर समान है। आगे है कि RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? तो यह जो दवा होती है वो रेबीज रोधी दवा के रूप में काम आती है। आगे है कि एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो एपिडेमियोलॉजी जो है बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए आगे है 227 नंबर का क्वेश्चन, उसे आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आगे है 228 नंबर क्वेश्चन कि चश्मा को ठीक नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पास हो जाएगा कि मोतियाबिंद चश्मा को ठीक नहीं किया जा सकता है। आगे है कि अंग्रेजी ICIV क्या है? तो अंग्रेजी आईवी जो है USA में एक आम जहरीला पौधा है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है पराश्रयी पौधा का उदाहरण है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पिचर पौधा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो यह हो जाएगा एनेलिडो हो जाएगा। आगे है कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेमन ट्यूबरोसम है? तो ये जो है आलू का नाम है सोलेमन ट्यूबरोसम। चलिए आगे है वहाँ से 234 नंबर क्वेश्चन की इनमें से कौन सा प्राणी जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? तो इनमें से जो प्राणी होता है जो जल में आणविक छोड़ता है वो है फाइटोप्लैंक्टन। आगे है कि 235 नंबर क्वेश्चन की
फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो है केल्विन साइकिल के द्वारा निर्माण होता है, केल्विन साइकिल के द्वारा। आगे है कि पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट है तो जो हैगा मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? तो जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है। आगे है कि पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम रखता है? तो जो है जाइलम जो है पानी और खनिज को सक्षम रखता है। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो जो आता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पानी होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो है परनिषेचन। आगे है हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो हवा के परागण को एनीमोफिली कहा जाता है। आगे है कि कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है सक्रिय परिवहन कहा जाता है। चलिए आगे है कि परागण है, तो परागण क्या है? परागकोश से स्टिग्मा तक परागण का संचार होता है। पौधे की पत्तियों से पानी की वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। आगे है कि अनुवर्धन अधिकांशतः दर्शाता है तो किसी पौधे की दिशात्मकता विकास को दर्शाता है। आगे है खाली स्थान पर पोषित पोषण की एक पत्ती नहीं है तो जो है स्वचालित एक पत्ती नहीं है। टमाटर क्या है? तो टमाटर क्या है? एक फल है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोबम है जो खाली स्थान है तो क्या है? भूमिगत तना है। आगे है कि यहाँ पास है कि जिएटिन का उत्पादन खाली स्थान में होता है और इसे जाइलम में खाली स्थान तक पहुँचाया जाता है जहाँ कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट ऑप्शन है कि जड़ें और टहनी। आगे है कि इनमें से किसमें सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो टमाटर को जो है दोस्तों यहाँ पास सही ऑप्शन है टमाटर को फल के रूप में, हालांकि वो फल है लेकिन फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे है कि एंटीबायोटिक खाली स्थान कवक से प्राप्त किया जाता है तो जो कवक से प्राप्त किया जाता है वह है पेनिसिलिन। आगे है कि किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए। आगे है इनमें से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? तो है शहद। आगे है नीचे कथन और निष्कर्षण दिया गया है तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया है। इनमें से किसे ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो अल्पाका को पाला जाता है। आगे है जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है, तो जो जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है कि औद्योगिक प्रक्रिया में सजीवों का उपयोग करना जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रक्रिया में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस प्रक्रिया जीवाणु को आवश्यकता होती है। आगे है अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग में निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है तो वो जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी का कौन सा शाखा जो है 100 नैनोमीटर न्यायों में सहिष्णुता विशेष के रूप में व्यक्तिगत अणुओं के परमाणुओं को जोड़ा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर खाली स्थान में विकसित किया गया था तो वो जो है जापान में किया गया था। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले डीएनए को जो है फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था अलग। आगे है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। आगे है CRISPR का अभिप्राय क्या है? तो इसका जो अभिप्राय है ऑप्शन नंबर सी है। आगे है जेनेटिक इंजीनियरिंग के संदर्भ में भीन का पता लगाना है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भिंडी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पालक। आगे है पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो पोलियो वैक्सीन की जो खोज है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जोनास साल के द्वारा किया गया था। किसने सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किया था? तो जॉन होप्स के द्वारा पेस मेकर का आविष्कार किया गया था। लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो लुई पाश्चर को जो है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेबीज का टीका के लिए जाना जाता है। आगे है यहाँ से कि एंटोनी वान लेeuwenhoek का खोज का प्रसिद्ध है तो जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि माइक्रोस्कोप। आगे है ओरल पोलियो वैक्सीन खालिस्तान के द्वारा विकसित की गई है तो अल्बर्ट साइबीन के द्वारा विकसित की गई है।
चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो चेचक के लिए टीका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है एडवर्ड जेनर ने तैयार किया था। आगे है पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? तो पोलियो के टीका का खोज जोनास सॉल्क ने किया था। सर जगदीश चंद्र बोस ने द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो उसका नाम है क्रेक्रोग्राफ। आगे है इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो एडवर्ड जेनर जो है टीका के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो जो है पेनिसिलिन थी। आगे है यहाँ से कि पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। पौधे के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण या क्रेकोग्राफ आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया जाता है, तो जो है जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आगे है डॉक्टर सलीम मेजुद्दीन अली अब्दुल किससे संबंधित है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पक्षी विज्ञानी हैं। चलिए आगे है 281 नंबर क्वेश्चन यानी कि 481 नंबर यहाँ से क्वेश्चन। उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे वर्ष 2010 में प्रखनली निषेचन तकनीकी के आविष्कार को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था? तो रॉबर्ट एडवर्ड्स। आगे है दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था। आगे है पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस में अत्यंत तापमान को तहत ठंडा कर प्राप्त है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बोइस आइंस्टीन कंडेंसेट इसको बोला जाता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। आगे है कि राइनोस्कोप किस अंग की जांच के लिए चिकित्सीय यंत्र हैं? ये जो है नाक के जांच के लिए चिकित्सीय यंत्र हैं। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो पेड़ की छलों की संख्या की गणना की जाती है। आगे है कि भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित करने के लिए जो मुख्यतः निम्न में से कौन सा यहाँ पास ऑप्शन हो जाएगा? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में पता चली कि हिमालयन फॉरेस्ट थ्रश जो है नामक पक्षियों का प्रजाति पाया गया है, तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी है उत्तर पूर्वी भारत में। आगे है किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उनमें पानी भर कर वो फूल जाते हैं, तो किस कारण होता है? तो परासरण के चलते यह होता है। आगे है कि गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एडम का सेव कहा जाता है या एडम्स एप्पल कहा जाता है। आगे है APGAR स्केल क्या है? तो APGAR जो स्केल है वो है एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति को निश्चित करने का स्केल। आगे है कि निम्न में से कौन सा खाद्य के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी मछली की हड्डियाँ। आगे है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा होती है वो 0.4% होती है। आगे है पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर में किस अंग में मौजूद होती है? तो वो जो है ऑप्शन नंबर डी यानी त्वचा में मौजूद होती है। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो मानव जो एक हिस्सा नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेड। आगे है कि मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो BMI का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों का उपयोग विधि किसने तैयार किया था? तो इस विधि का तैयार किया था बर्जिलियस ने। आगे है कि जियोट्रोप्स क्या है? तो जियोट्रोप्स जो है ऑप्शन नंबर ए है। आगे है कि सुस्ती क्या है? तो सुस्ती जो है वो क्या होता है? वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पशु निंद्रा को सुस्ती कहा जाता है। आगे है कि एक अभिकथन और यहाँ पास एक इसका निष्कर्षण दिया गया है। अभिकथन ए है कि पेंगुइन पक्षी पृथ्वी की सबसे ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है कि गर्म क्षेत्रों में पक्षियों के पंख नहीं होते हैं। इसमें सही बताना है कि क्या है? तो यहाँ पास जो है ए और आर दोनों गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रचुर प्रकार नहीं है? तो स्टेम सेल का जो प्रचुर प्रकार नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है कि यह एक चिकित्सक उपकरण है। आगे है 305 नंबर क्वेश्चन यानी कि 505 नंबर क्वेश्चन है कि 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तो ये जो है स्पेन में किया गया था।
306 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो जो है बायोसेफ्टी लेबोरेटरी इसका नाम है। तो यह दिए वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने इस वीडियो में 500 प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड था। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।